हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2619 एम्यूजमेंट पार्क 1। यांग शिनशिन ने थोड़ा सिर हिलाया और झांग यी की ओर देखते हुए कहा, तो आपको लगता है कि बाउंडलेस फियर सिर्फ एक साधारण मशीन नहीं है, या यूं कहें कि इसका कोर अब किसी एक सामग्री से नहीं बना है। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि ये जीवित है। झांग यी ने ये 3 शब्द ऐसे कहे जैसे खुद को एक प्रारंभिक निष्कर्ष दे रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर और भी अधिक भ्रम दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस समय बाउंडलेस फियर के अवशेष उनके वैकल्पिक आयाम में हैं, और चाहे आप उनकी कितनी भी जांच कर लें, वे केवल सबसे आदिम यांत्रिक भाग, प्रिमिटिव मैकेनिकल पार्ट्स ही हैं। कोई जैविक संरचना, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं मिली। यहां तक कि कांग्युआन कबीले, कैंग्युआन क्लैन के उन यांत्रिक आरोही, मैकेनिकल असेंडेंट्स को भी ये सुनिश्चित करने के लिए अपने दिमाग को बरकरार रखने की आवश्यकता होती है कि उनकी आत्म जागरूकता अभी भी उन्हीं की है। यांत्रिक जीवन रूपों पर अपनी स्वयं की रस्मों की नकल करने के बजाय वो शुद्ध आत्मधोखा होगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, फ्रीमैन समुद्र के पानी पर तैरता हुआ आया। उसकी टोपी के किनारे पर इलेक्ट्रॉनिक रोशनी लगातार चमक रही थी, जिससे वो समुद्री हवा से भी हल्का लग रहा था। वो अद्भुत था, मेरे पृथ्वी के नायक। उसकी स्क्रीन पर आतिशबाजी के प्रभाव चमके। हेवनली रिंग और बाउंडलेस फियर के रक्षक आपके चरणों में गिर गए हैं। केवल एक रक्षक बचा है। पूरी चाबी प्राप्त करने के लिए उसे हराएं। फिर आप आकाश की मीनार, टावर ऑफ हेवन को धक्का देकर खोल सकेंगे और मंगल ग्रह की आंतरिक दुनिया के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। बाकी कहानी आप लिखेंगे। फैटी शू ने अपना होंठ सिकोड़ा। जिस तरह से तुम बात करते हो, वो एक बीमा सेल्समैन की तरह लगता है। फ्रीमैन ने न सुनने का नाटक किया और इसके बजाय झांग यी की ओर अपना यांत्रिक हाथ और भी उत्साहपूर्वक फैलाया। कृपया मेरे दोस्त, उत्तर खोजने में मेरी मदद करें और साथ ही सैंड रेडर सभ्यता के उन संसाधनों को खोजने में भी आपकी मदद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थी। आखिरकार वो यहां 20 से अधिक वर्षों से था, बस अपनी प्रेमिका नाशकी को खोजने के लिए, जिसे उसने अपने चेतना हस्तांतरण के दौरान प्यार किया था। झांग यी ने क्रिस्टल को दूर रख दिया, कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, वैसे भी हम इतनी दूर आ गए हैं। उन्होंने भूरे पीले आकाश की ओर पीछे मुड़कर देखा। अंततः इसे दबाने से पहले उनके सीने में एक अस्पष्ट बेचैनी पैदा हुई। रास्ता दिखाओ। समुद्र को छोड़कर दूसरी दुनिया का परिदृश्य एक बार फिर बदल जाता है। बर्बाद शहर फिर से दिखाई देता है, जिसमें जर्जर ऊंची इमारतें और टूटे हुए पुल दूर तक कतारबद्ध है, जैसे वे किसी प्रकार के अंत की ओर उनका स्वागत कर रहे हों। कृत्रिम सूर्य और भी नीचे लटका हुआ है। इसकी किरणें धातु के कंकाल पर तिरछी पड़ रही है, जिससे बहुत लंबी छायाएं बन रही है, जिससे दुनिया तेजी से एक शाश्वत गोधूली, परपेचुअल ट्वाइलाइट जैसी दिखने लगी है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये जगह थोड़ी अजीब है? लू केरन खुद से बुदबुदाई, लेकिन फिर भी सहज रूप से झांग यी के कपड़ों का पल्ला पकड़ लिया। भाई झांग यी, क्या सूरज डूब रहा है? शायद उसका मूड खराब है। झांग यी ने एक चलता फिरता जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। फ्रीमैन आगे चला। उसके कदम असामान्य रूप से हल्के और इत्मीनान से भरे थे। उसने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर इशारा किया। हम लगभग पहुंच चुके हैं। आखिरी रक्षक उस शहर के केंद्र में एक विशाल एम्यूजमेंट पार्क में है। एम्यूजमेंट पार्क? फैटी शू हक्का बक्का रह गया। उन्नत सभ्यता की रक्षा की अंतिम पंक्ति एक एम्यूजमेंट पार्क में रखी गई है। वो जगह बहुत खास है। एक पल के लिए फ्रीमैन की आंखें अविश्वास में फैल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं।
क्या तुमने ये जगह तो नहीं बनाई थी, है ना? झांग यी मुस्कुराते हुए बोले, आधा मजाक और आधा गंभीरता में। सबके आश्चर्य के बीच फ्रीमैन ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और कहा, यह कुछ हद तक वैसा ही है। मैं तब भी वही था। खैर छोड़ो, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम देख लोगे। वे एक मुड़े हुए ओवरपास पर चढ़े और उनका दृश्य अचानक खुल गया। बर्बाद शहर के केंद्र में एक विशाल एम्यूजमेंट पार्क चुपचाप स्थित है। विशाल फेरिस व्हील झूला बीच से टूटा हुआ था, जिसके डिब्बे हवा में लटके हुए धीरे धीरे झूल रहे थे। हिंडोला कैरोसेल के घोड़ों का पेंट उतर गया था, जिससे केवल उनके चांदी सफेद कंकाल बचे थे। फिर भी वे अपनी दौड़ने की मुद्रा बनाए हुए थे। कैंडी के रंग का टिकट बूथ पुराने जंग से ढका हुआ था और नियन साइन पर प्यारे कार्टून स्माइली चेहरे आधे झुलसे हुए काले थे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे थे। एक डरावनी कोमलता, एक घातक जीवंतता। कृत्रिम सूर्यास्त ने अपनी रोशनी डाली, जिससे एम्यूजमेंट पार्क एक सुनहरे धूसर पर्दे में बदल गया, जो किसी परी कथा और कब्रिस्तान दोनों जैसा लग रहा था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये एम्यूजमेंट पार्क पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश एम्यूजमेंट पार्कों के समान ही है। झांग यी के दिल में संदेह गहरा गया और उन्होंने फ्रीमैन को एक लंबी नजर दी। सैंडस्टॉकर सभ्यता और पृथ्वी की सभ्यता इतनी समान नहीं है। यह असंभव है कि उनके एम्यूजमेंट पार्क एक ही शैली में बनाए गए हों, है ना? मुझे गहरा संदेह है कि इस जगह का आपसे कुछ लेना देना है। फ्रीमैन ने अपनी टोपी का किनारा नीचे खींचा, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, और फिर कहा, मंगल ग्रह पर अपने 7 वर्षों के दौरान मैंने यहां पृथ्वी की संस्कृति के कुछ अंश छोड़े थे। ये अजीब तरह से परिचित लगता है। शायद इसे मेरी छोड़ी गई प्रेरणा के आधार पर बनाया गया था। ये जगह मुझे डरा रही है। मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहती। ली यांगयांग ने अपनी बात सहलाते हुए धीरे से कहा, जो काफी आकर्षक लग रही थी। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। फैटी शू ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। अपनी मर्दाना बहादुरी दिखाने ही वाला था। अगले ही सेकंड स्टॉल के पीछे से एक टॉप हैट पहने हुए यांत्रिक जोकर, मैकेनिकल क्लाउन, उछलकर बाहर आया। उसका चेहरा अत्यधिक चौड़ी मुस्कान के साथ चमक रहा था और वो अपने हाथ में एक आरी वाला कैंडी चाकू घुमा रहा था। आगंतुक का पता चला, डेथ पैराडाइज में आपका स्वागत है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जोकर का सीना खुल गया और 3 ऊर्जा तोपें जल उठीं, जो सीधे उन पर फायरिंग कर रही थी। सैंड गैदर सभ्यता के यांत्रिक जीवन रूप। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। फैटी शू ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को जमीन पर पटक दिया। बर्फ का एक ज्वार उमड़ा, जिसने ऊर्जा तोप के प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्ट्री को जमा दिया। उसके पीछे लू केरन ने पहले ही तेजी से अपने उड़ने वाले कवों को बुला लिया था। काले और सुनहरे यांत्रिक कवों के एक झुंड ने हवा में गोता लगाया और जोकर के जोड़ों को सटीक रूप से काट दिया। उस क्षण जो कभी निर्जीव एम्यूजमेंट पार्क था, अचानक जीवित होता हुआ प्रतीत हुआ। हवा में लगातार चरमराहट, क्रीकिंग की आवाज भर गई, जैसे कि कोई पुरानी धातु की मशीनरी अचानक चलने लगी हो। जंग लगे गियर्स के आपस में टकराने की कर्कश आवाज। फेरिस व्हील से एक नुकीली टोपी पहने हुए गुड़िया ऊपर चढ़ती है। हिंडोला पर घोड़े की गुड़िया अपना सिर घुमाती है और एम्यूजमेंट पार्क में सभी प्रकार की हास्यास्पद गुड़िया, सर्कस कलाकार और गुब्बारे के आंकड़े धीरे धीरे जीवित हो जाते हैं। उनकी आंखें खून जैसी लाल रोशनी से जल उठीं, जैसे राक्षसों का एक समूह जिसने परी कथा की किताब से एक विफल प्रयोग को बाहर निकाल लिया हो। सभी पृथ्वी से आए आगंतुकों की ओर अपनी नजरें घुमा रहे थे। दृश्य अत्यंत डरावना था और अनकैनी वैली इफेक्ट ने झांग यी के रोंगटे खड़े कर दिए। हालांकि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, इसलिए वे डरे नहीं, बस थोड़े से सहम गए। अंकल यू,
झांग यी ने अपना सिर घुमाकर अंकल यू की ओर देखा, जो उनके बगल में एक मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म की तरह खड़े थे। समझ गया, मेरी मारक क्षमता, फायर पावर देखो। अंकल यू के कंधे के कवच से फायर कंट्रोल टावर बाहर निकल आए। उनके पिछले थ्रस्टर जल उठे और वे एक मोबाइल फायर पावर प्लेटफॉर्म में बदल गए और यांत्रिक राक्षसों का सामना करने के लिए लियांग, यू और अन्य लोगों के साथ शामिल हो गए। तलवार की चमक, तोपों की आग, पाला और उड़ने वाले कौवे। एम्यूजमेंट पार्क में आतिशबाजी का एक शानदार लेकिन अराजक प्रदर्शन फूट पड़ा। चैप्टर 2620 एम्यूजमेंट पार्क 2। झांग यी वहां रुके नहीं। ये रेत छीनने वाले रोबोट, जिन्हें अल्पावधि में मारा नहीं जा सकता, अभी भी अंकल यू और उनकी टीम के निपटने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। उन्हें जल्द से जल्द अंतिम रक्षक, गार्डियन को खोजने, उसे हराने और चाबी का टुकड़ा प्राप्त करने की आवश्यकता है। फैटिशो ने रास्ता साफ करने के लिए हिमशैल, आइसबर्ग का उपयोग किया, जिससे मुड़ने वाले और हमला करने वाले सैंड स्वीपर रोबोट अलग हो गए और झांग यी के लिए पार्क के केंद्र तक पहुंचने का मार्ग बन गया। वे एम्यूजमेंट पार्क के केंद्र में रेड कारपेट जैसे रास्ते पर चले और उनके ठीक सामने एक विशाल थिएटर खड़ा था। यह थिएटर से कम और एक विशाल महल जैसा ज्यादा था। हालांकि समय ने इस पर अपनी छाप छोड़ी थी, फिर भी इससे एक शानदार और विस्मयकारी उपस्थिति झलक रही थी। इस क्षण रंगीन सर्चलाइटों ने थिएटर के ऊपर के आसमान को रोशन कर दिया, जो आती हुई रात को आलोकित कर रही थी। थिएटर के प्रवेश द्वार पर टक्सीडो पहने यांत्रिक वेटरों की एक पंक्ति सिर झुकाए निश्चल खड़ी थी, जैसे दर्शकों के मार्गदर्शक हों जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हों। झांग यी अभी भी अपने साथ किसी को नहीं लाए थे और अकेले ही थिएटर की ओर कदम दर कदम बढ़े। यांत्रिक वेटर, जो कुछ हद तक घिसे पिटे टेलकोट पहने हुए थे, ने सम्मानपूर्वक अपनी टोपी के किनारे झुकाए और झांग यी को थिएटर में आमंत्रित करने के लिए एक साथ झुककर अभिवादन किया। झांग यी की बाई आंख में समय की दूसरी सुई, सेकेंड हैंड ऑफ टाइम, घूमी, जिससे पुष्टि हुई कि ये लोग उन पर हमला नहीं करेंगे। वे 10 मीटर ऊंचे गेट की ओर कदम दर कदम बढ़े। दरवाजे पर लगा लाल पेंट ज्यादातर उखड़ गया था और धीरे धीरे खुलने से पहले इसने चरमराहट की आवाज की। झांग यी की आंखों में एक धुंधली रोशनी पड़ी। हॉल के अंदर रेड कारपेट खून की तरह लाल था। छत पर सुनहरी नक्काशी थी और क्रिस्टल झूमर नीचे लटके हुए थे, जो धूल भरी चमक बिखेर रहे थे। मंच के पीछे एक आधे बंद पर्दे से बहुत ही मधुर संगीत निकल रहा था, जिसकी आवाज सुखद और आनंदमयी थी। झांग यी थिएटर के अंदर चले गए और उनके पीछे के दरवाजे जल्दी से बंद हो गए। ये एक प्रोटोटाइप भव्य थिएटर है, जिसमें दूसरी मंजिल के चारों ओर एक विशाल सभागार, ऑडिटोरियम है। सीटों पर जर्जर यांत्रिक जीवन रूप बैठे हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह से अनुपयोगी प्रतीत होते हैं। सामने मंच पर एक भारी लाल पर्दा लटका हुआ था। जमीन धूल से ढकी थी, लेकिन मंच स्वयं बेदाग था। झांग यी मंच के सामने खड़े हुए, हाथ में तलवार लिए, चुपचाप किसी अपरिहार्य घटना के होने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी क्लिक, 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 थिएटर अचानक जगमगा उठा। अनगिनत पीली नीली रोशनी एक के बाद एक जलाई गई, जिससे खाली दर्शकों की सीटों पर प्रकाश पड़ा। लाल पर्दा धीरे धीरे ऊपर उठा और मंच के केंद्र में एक महिला चुपचाप खड़ी थी। वो लंबी और छरहरी थी। उसने गहरे लाल रंग की फर्श तक लंबी ड्रेस पहनी थी, जिसका घेरा रात में झरने जैसा लग रहा था। सीना जटिल धातु के पैटर्न से सजाया गया था और उसके कंधे और पीठ खुले थे, जिससे उसकी लगभग पूर्ण मानव आकृति दिखाई दे रही थी। उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी, पोर्सलिन जैसी पीली थी। उसके होंठ गहरे लाल थे और उसकी पलकें झुकी हुई थी, जैसे कि वो स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होने के लिए पैदा हुई कोई मुख्य पात्र, प्रोटैगनिस्ट
हो। उसके पीछे एक लंबा कांसे के रंग का गोल दर्पण तैर रहा था, जिसका फ्रेम जटिल पैटर्न से उकेरा गया था और उसकी सतह पानी की तरह स्थिर थी। मंच के पीछे एक यांत्रिक ऑर्केस्ट्रा कतार में खड़ा था। टॉप हैट पहने एक पियानो वादक, एक यांत्रिक स्ट्रिंग वादक, धातु के कंकाल वाला एक ड्रमर और पीतल का वाद्य यंत्र पकड़े हुए एक संगीतकार। उसके पीछे दोनों तरफ औपचारिक पोशाक पहने और मुखौटा लगाए नाचने वाले रोबोटों का एक घेरा था, जो निश्चल खड़े थे। हवा में संगीत धीरे धीरे और स्पष्ट हो गया। ये एक धीमी और डरावनी वॉल्ट्स धुन थी। महिला ने ऊपर देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल लेकिन असाधारण रूप से स्पष्ट रोशनी से चमक रही थी और उसके होठों पर एक विनम्र मुस्कान तैर गई। मेरे थिएटर में आपका स्वागत है। आवाज अत्यंत सुंदर और अत्यंत ठंडी दोनों थी। झांग यी ने उसे एकटक देखा। तैशु बाथरोब चुपचाप खुल गया और समय की दूसरी सुई पहले ही शुरू हो चुकी थी। तुम अंतिम रक्षक हो, संगीत के रक्षक, दी गार्डियन ऑफ म्यूजिक, डेथ दिवा, द डेथ दिवा। डेथ सॉन्गस्ट्रेस धीरे से झांग यी की ओर झुकी। वो विशाल थी, शायद 6 मीटर से अधिक लंबी। उसकी आंखें नीली थी, जैसे किसी प्रकार का शुद्ध क्रिस्टल। झांग यी पर हमला करने के बजाय उसने उनसे एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम्हें लुकास ने भेजा है? झांग यी एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। हूं, लुकास? उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, लेकिन याद नहीं कर पाए कि वे कभी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते थे। लेकिन झांग यी सिद्धांतों के पक्के व्यक्ति हैं। वे आसानी से ये नहीं कहेंगे कि वे उसे नहीं जानते। तुम उसके लिए कौन हो? झांग यी ने यह कहते हुए पलटवार किया कि वे देखना चाहते थे कि ये एआई कितना स्मार्ट है। उम्मीद कर रहे थे कि इसे मूर्ख बनाकर इसे खत्म करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन झांग यी का जवाब सुनते ही उसके हावभाव तुरंत बदल गए और उसकी आंखों में एक सिहरन पैदा करने वाला हत्यारा इरादा, किलिंग इंटेंट, चमक उठा। उसने शालीनता से अपनी बाहें फैलाई और धीरे से झुककर अभिवादन किया। ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, तो फिर मुझे तुम्हें अपने जीवन का अंतिम नृत्य भेंट करने दो। उसके पीछे यांत्रिक जीवन रूप वाले बैंड के सदस्यों ने अचानक अपने सिर घुमाए और झांग यी की ओर देखा। उनकी आंखों से एक डरावनी लाल रोशनी निकल रही थी। उनके हाथ एक साथ हिले और उन्होंने तुरंत बजाना शुरू कर दिया। एक कसी हुई और उत्तेजक धुन वाला संगीत तुरंत पूरे थिएटर में गूंज उठा। डेथ सॉन्गस्ट्रेस धीरे से घूमी। मंच पर उसके कदमों से एक स्पष्ट लय गूंज रही थी। मौत का नृत्य, बॉल ऑफ डेथ, शुरू हो गया था। सुर तलवारों की तरह थे, ढोल की थाप हथौड़ों की तरह। पियानो के सुरों की हर ऊंची छलांग एक अदृश्य शॉकवेव में बदल गई, जो झांग यी के सीने से टकराई। नर्तकी की घूमती हुई स्कर्ट से एक पतली ब्लेड निकली, जो संगीत के साथ तालमेल बिठाते हुए हवा को चीरती हुई उसके गले, जोड़ों और ब्लाइंड स्पॉट्स पर प्रहार करने लगी। हालांकि झांग यी पहले ही सब कुछ देख चुके थे और वे शांत और संयमित रहे। तैशु बाथरोब ने उनके लिए अधिकांश क्षति को रोक दिया, लेकिन उन्हें इन घनी ऊर्जा और भौतिक प्रभावों का प्रतिरोध करने के लिए लगातार पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड की शक्ति का उपयोग करना पड़ा। संगीत की धुन पूरे थिएटर में गूंजती रही और डेथ सॉन्गस्ट्रेस के हमले लहरों की तरह उसके नृत्य के साथ झांग यी की ओर उमड़ने लगे। तलवारों की चमक और ब्लेडों के टकराव के बीच वे उसकी शानदार स्कर्ट के नीचे से बाहर फेंके गए। उसकी आंखों के भीतर शानदार प्रदर्शन में लाल लेजर किरणें हवा में फैल गई। पाताल लोक में भव्य अंत्येष्टि, ग्रैंड बैरियल इन दी अंडरवर्ल्ड। झांग यी ने जवाबी हमला करना शुरू किया, अपना हाथ उठाया और तलवार चलाई। पाताल लोक की नदी तुरंत आसमान में उमड़ पड़ी। उनके चारों ओर घूमते हुए सभी हमलों को रोक दिया। साथ ही उन्होंने डेथ सॉन्गस्ट्रेस के खिलाफ जवाबी हमला किया। यह देखकर कि साधारण हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है,
डेथ सॉन्गस्ट्रेस के हाव भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। डेथ सॉन्गस्ट्रेस ने अपने होंठ थोड़े अलग किए। उसकी आवाज सूक्ष्म रूप से बदल गई। उसी समय उसके पीछे का शानदार विशाल कांस्य दर्पण धीरे धीरे जल उठा और उसके सामने तैरने लगा। तुम मौत से डरते हो। कांस्य दर्पण से रोशनी का एक विस्फोट हुआ और गहरे नीले रंग की एक किरण झांग यी पर चमकी। रोशनी न तो दर्दनाक थी और न ही खुजली वाली। फिर भी एक पल में इसने उनकी सारी सहज स्थिरता छीन ली, जिससे उनका दिल अचानक बैठ गया और जीवित रहने की गहरी इच्छा असीम रूप से बढ़ गई। तैशुबात रोब की सुरक्षा एक पल के लिए हिचकिचाई, मानो वो भी जीवित रहना चाहती हो। इसलिए वो सहज रूप से सिकुड़ गई और अब अपनी पूरी ताकत से वापस नहीं लड़ सकती थी। झांग यी की सुरक्षा गिर गई। बैंड की सोनिक ब्लेड्स की अगली लहर और नर्तकी की तलवारें दहाड़ते हुए अंदर आईं। वास्तव में तैशु बाथरोब को छेदते हुए डेमन गॉड आर्मर की सतह पर बड़ी चिंगारियां पैदा कर दी। झांग यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। ये है एक नियमाधारित, रूल बेस्ड क्षमता। झांग यी ने अंततः एक बात की पुष्टि की। रक्षक केवल यांत्रिक जीवन रूप नहीं थे, वे वास्तव में दोस्तों, जीवित ये प्राणी था थे। आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।